हेलो लर्नर्स, वेलकम टू पार्कवे। आज हम बात करेंगे सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स के बारे में। इसमें मैंने आपको इससे पहले के लेक्चर्स में आपको मैंने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक क्वेश्चन नंबर 15 तक मैंने आपको पूरा कंप्लीट समझाया था सारे सॉल्यूशंस के साथ। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 25 तक। फाइन। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा हुआ है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट इन अ थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस। जब हम दो डाइस को थ्रो करते हैं तो डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब डबल पेयर कब आ सकते हैं। दैट मीन्स 1,1 2,2, मतलब ये डबलेट्स। ठीक, ये क्वेश्चन जो है इसको 1 मार्क्स अलॉट है। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 17। लर्नर्स वेट, यहाँ पर 16 में इंटरनल चॉइस है, मतलब आइदर यू कैन डू दिस वन और ये दूसरा वाला, या फिर जैसे कि यहाँ सेकंड वन में दिया हुआ है 16 का सेकंड पार्ट में दिया हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक क्वीन व्हेन अ कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम व्हेन यू शफल ऑफ अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइन, हमें क्या फाइंड आउट करना है? प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ब्लैक क्वीन की कार्ड में। सो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ब्लैक क्वीन की कार्ड में व्हेन यू सफल द कार्ड ऑफ पैक ऑफ 52। ओके, सो हमें 16 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस प्रोवाइड है। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है उस क्वेश्चन को आप कीजिए। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। ओके, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द सेकेंड सेक्शन। सेकेंड सेक्शन में आपको क्या है? केस स्टडी क्वेश्चन दिए हुए हैं। केस स्टडी में क्या रहता है? आपको कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन काफी लेंदी रहता है बट क्वेश्चन बहुत इजी रहता है केस स्टडी बेस्ड। फाइन, तो केस स्टडी में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको? केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आर कंपलसरी। बहुत कंपलसरी रहते हैं ये क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें मार्क्स जो रहते हैं वो काफी इजीली मिल जाते हैं स्टूडेंट्स को। फाइन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी रहते हैं। फाइन, उसके बाद में दिया हुआ है अटेम्प्ट एनी 4 सब पार्ट ऑफ ईच क्वेश्चन, मतलब आपको क्वेश्चन नंबर जैसे कि 17 दिया हुआ है, इसमें आपको पार्ट्स दिए होंगे 6 पार्ट, 7 पार्ट या 5 पार्ट। आपको केवल और केवल कितने पार्ट अटेम्प्ट करने हैं? कोई भी 4 पार्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन है अटेम्प्ट एनी 4 सब पार्ट ऑफ ईच क्वेश्चन। ना, ईच सब पार्ट कैरी 1 मार्क्स। जो भी सब पार्ट रहेगा वो कितने मार्क्स का होगा? 1 मार्क्स का होगा। फाइन, सो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन करते वक्त ही समझाऊंगी। यहाँ बस केस स्टडी है ये आपको, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप, ये क्वेश्चन दिया हुआ है सन रूम। अब सन रूम का मतलब समझाती हूँ मैं आपको। सन रूम का मतलब क्या होता है? सन रूम का मतलब लर्नर्स आपने देखा होगा जैसे ग्लास का पैनल बना होता है जिसमें कि हम प्लांट्स को रखते हैं, तो उसी टाइप का एक सन रूम है जिसमें कि डायरेक्टली रेज आती हैं सन की, उसे हम बोल रहे हैं सन रूम। फाइन, तो डायग्राम में हमें इसमें दिया हुआ है, यहाँ आपको फ्रंट व्यू दिया हुआ है और टॉप व्यू दिया हुआ है सन व्यू का। फाइन, तो सन रूम का हमें टॉप और फ्रंट व्यू दिया हुआ है। फाइन, उसके बाद में यहाँ कुछ सब क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके, जैसे कि ए पार्ट दिया हुआ है, ये 1 मार्क्स का रहेगा। बी पार्ट दिया हुआ है, सी पार्ट है, डी है, ई है, मतलब यहाँ टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितनी है आपके पास? ये देखिए 1 2 3 4 एंड 5, 5 है। आपको करने कितनी है? केवल और केवल 4 पार्ट करने हैं आपको। फाइन, 18th क्वेश्चन भी 18 क्वेश्चन भी जो है वो बेस्ड है किस पर? केस स्टडी पर। केस स्टडी पे बेस्ड है। ये भी स्केल फैक्टर दिया हुआ है और सिमिलर फिगर दिया हुआ है। अच्छा, स्केल फैक्टर का मतलब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्केल फैक्टर, ये इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फाइन, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपके चैप्टर में से आपको स्पेशली अलग दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला दिया हुआ है और फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है ये। ठीक, सिमिलरली यहाँ पर एक सिमिलर फिगर करके आपको दिया हुआ है। जैसे सिमिलर फिगर का मतलब मैं समझाती हूँ आपको। सिमिलर फिगर का मतलब क्या दिया है यहाँ पर, कि जैसे एक कोई ट्राइंगल बना हुआ है, ट्राइंगल बड़ा है, ठीक, उसी से रिलेटेड छोटा ट्राइंगल जो बन रहा है नीचे, छोटा ट्राइंगल देखिए यहाँ छोटा ट्राइंगल बन रहा है, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? सिमिलर फिगर। मतलब ये दोनों फिगर जो है वो सिमिलर है, तो इसे हम बोलेंगे सिमिलर फिगर। ठीक, तो इस तरह का ये क्वेश्चन है कुछ, और यहाँ पर इसके कुछ सब पार्ट दिए हुए हैं आपको। सब पार्ट कितने दिए हुए हैं इसके? 5 पार्ट दिए हुए हैं। फाइन, सो 5 में से आपको एनी 4 करनी है। 19th क्वेश्चन
आपको केस स्टडी में दिया हुआ है 19th भी, एंड सिमिलरली आपको 20 क्वेश्चन जो है वो भी केस स्टडी बेस्ड है, मतलब 4 क्वेश्चन जो है वो केस स्टडी बेस्ड है। फाइन लर्नर, तो ये थे आपके ऑल अबाउट द केस स्टडी। नाउ पार्ट बी, पार्ट ए यहाँ आपका कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे पार्ट बी के बारे में। पार्ट बी में क्या दिया हुआ है आपको, ये देखिए यहाँ लिखा है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, जो कि मेंशन रहता है सारे क्वेश्चंस में। उसके बाद में दिया है इन केस ऑफ इंटरनल चॉइस अटेम्प्ट एनी वन। अगर इंटरनल चॉइस है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 21 में 2 चॉइस दी होती है आपको, तो आपको केवल और केवल एक ही अटेम्प्ट करना है। ठीक, ये तो हमें अंडरस्टूड है कि इंटरनल चॉइस होती है तो एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। फाइन, अब यहाँ जो मार्क्स मार्क्स दिए गए हैं हर क्वेश्चन पे, वो कितने मार्क्स हैं, 22, और सॉरी मार्क्स जो अलॉट है क्वेश्चन पे, सो लर्नर्स ये थे सारे क्वेश्चन आपके। अब इसके सॉल्यूशंस के बारे में हम बात करते हैं। सॉल्यूशन के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे 16 का फर्स्ट पार्ट। 16 में इंटरनल चॉइस दी हुई थी आपको फर्स्ट एंड सेकंड। तो लर्नर्स को 16 क्वेश्चन क्या था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट इन अ थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस। मतलब जब हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो उसमें डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो डबलेट आने का मतलब, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है 1:1, 2:2, 3:3, 4:4 एंड अप टू 6:6। मतलब कि कितनी बार डबलेट आ सकता है, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 टाइम्स डबलेट आ सकता है। तो नंबर ऑफ डबलेट मैंने लिख रखे हैं 6, और टोटल केसेस कितने बनेंगे 36। 36 जो है हमारे वो टोटल केसेस बनेंगे, क्योंकि एक डाइस पे 6 रहते हैं आपके टोटल, तो 2 डाइस पे कितने रहेंगे 36। तो प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 6/36, मतलब 1:6। अब देखिए लर्नर्स, इसमें मैं सेकंड चॉइस जो है आपकी वो क्या दिया हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक क्वीन व्हेन यू अ कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ कार्ड ऑफ 52। मतलब कि ब्लैक क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी, अब ब्लैक क्वीन 2 ही बार आ सकती है। फाइन, सो प्रोबेबिलिटी सबसे पहले तो हम फाइंड आउट क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमें पता है 52 है, ब्लैक क्वीन कार्ड कितने होंगे हमारे 2 होंगे। ठीक, सो प्रोबेबिलिटी है जो कितनी आएगी 2/52, मतलब 1/26। So learner, it's all about the 16th question. Now we are moving toward the case study question, that means 17th question. 17 क्वेश्चन में लर्नर्स मैंने आपको सन रूम के बारे में अभी बताया था जब हम पेपर को देख रहे थे। तो लर्नर्स ये क्वेश्चन वही लिखा हुआ है, यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है द डायग्राम शो द पैनल फॉर अ सन रूम, इट विल बी बिल्ट ऑन टू अ वॉल of house. The 4 walls of a sunroom are square, clear glass panel. The roof is made using a 4 clear glass panel. Trapezium is shaped and all same size. मतलब कि यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है क्लियर ग्लास पैनल है, स्क्वायर बना हुआ है रूम। इसका मैं फिगर बताती हूँ आपको कि फिगर कैसा है इसका। ये देखिए लर्नर्स, ये रहा इसका फिगर। टॉप व्यू दिया हुआ है हमें, फ्रंट व्यू दिया हुआ है हमें, और नॉट टू स्केल, मतलब ये क्या, इसका पूरा का पूरा पैनल हमें बताया गया है। ठीक, आगे से कैसा दिख रहा है, ऊपर से कैसा दिख रहा है, ये पूरा हमें दिखाया गया है। फाइन, अब हम बात करते हैं इसके ए पार्ट के बारे में। सो ए पार्ट के बारे में बात करेंगे हम इसके सबसे पहले। ये रहा ए पार्ट, रिफर फ्रॉम द टॉप व्यू, मतलब टॉप व्यू को देखते हुए फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट जे और आई। मतलब जे और आई के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं हमें, हमें फाइंड क्या करना है, मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। सो लर्नर्स, हमें मिड पॉइंट फाइंड आउट करना आता है, फॉर्मूला हमें पता है, हम डायरेक्टली फॉर्मूला पुटअप करेंगे यहाँ। सो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, आपको एक्स एक्सेस मतलब x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एक्सेसेस, मतलब 1 और 2, मतलब दैट मीन्स x1 प्लस x2। तो टोटल नंबर ऑफ एक्सेसेस एंड y1 और y2, इन दोनों को ऐड किया मैंने, और देखिए ये आंसर आ गया। यहाँ कुछ ऑप्शन दिए थे जो कि मैंने यहाँ नहीं लिखे, बट सैंपल पेपर में है वो, तो वहां से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करके टिक करना है बस। ठीक, तो ये हो गया आपका ए पार्ट। नाउ द बी पार्ट,
रिफर द टॉप व्यू, मतलब टॉप व्यू को देखना है हमें। उसमें लिखा हुआ है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस, मतलब पी पॉइंट से वाई एक्सिस की डिस्टेंस कितनी है। यहाँ देखिए सॉल्यूशन में मैंने 4 लिख रखा है। लर्नर मैं इसके सबसे पहले इस पे जाती हूँ। ये देखिए यहाँ ग्राफ बना हुआ है और यहाँ इमेज बनी हुई है, ठीक। तो टॉप व्यू को देखना है, ये देखिए टॉप व्यू ये बना है ऊपर और ग्राफ बना है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है पी की वैल्यू। पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वाई एक्सिस से। तो पी की वैल्यू वाई एक्सिस से, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स काउंट कर लूंगी मैं। तो यहाँ देखिए 1 2 3 एंड 4। सो ये 4 टाइम ही पी पॉइंट आ रहा है, मतलब 4 पॉइंट के बाद में ही पी पॉइंट आ रहा है। तो यहाँ मैं इसको टिक कर दूंगी 4। नाउ द थर्ड पार्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए टू एस इज। ए से एस के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। अब देखते हैं फिर से फिगर को। ए से एस की डिस्टेंस, ये देखिए ए ये रहा और एस ये रहा। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स को आपको काउंट करना है, ठीक। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट को काउंट करना है और एक स्केल जो है 1 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर की है एक स्केल, ठीक। सो मैं टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स को काउंट करूंगी इस तरह से 1 2 3 4, मतलब ये जो ग्राफ में पॉइंट बने हैं उनको काउंट करूंगी मैं अप टू एस तक। तो कितना हो जाएगा टोटल नंबर 16। आप भी इसे काउंट करके देखिए, ठीक। तो ये हो जाएगा कितना 16, फाइन। तो ये हो गया आपका सी पार्ट। नाउ द डी पार्ट, find the coordinate of a point which divide the line segment joining the point A and B in a ratio of 1 to 3। हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं जो कि क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को ज्वाइन द पॉइंट ए एंड बी। देखिए यहाँ फिगर बनाया है मैंने। पहले तो ए के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे हम और बी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग अ फिगर। सो देखिए ए के कोऑर्डिनेट और बी के कोऑर्डिनेट फिगर से हम फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। क्यों, देखिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से यहाँ पर ये दी हुई है एक्स एक्सिस, ये दी हुई है हमें वाई एक्सिस, फाइन। ए के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो कितने होंगे, यहाँ से आपको पॉइंट का यहाँ से आपको पॉइंट जो है वो काउंट करना है। यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गया। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये 1। तो दैट मीन्स ये कितना हो गया हमारा ए का 1:8। इसी तरह से हम बी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं आसानी से। तो ए और बी के कोऑर्डिनेट तो मैंने निकाल लिए, ठीक। अब ए और बी के कोऑर्डिनेट निकाल लिए मैंने, उसके बाद में देखिए एक्स एक कोऑर्डिनेट है जो कि इनको ज्वाइन, मतलब इसके मिड पॉइंट में क्या है कि एक एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और रेशो में कितना डिवाइड कर रहा है ए और बी को 1:3 के। तो अब मैं क्या करूंगी, उस एक्स का क्या करूंगी मैं, जो एक्स है उसका कोऑर्डिनेट मतलब उसके पॉइंट्स को मेरे को फाइंड करना है। तो किस तरह से फाइंड आउट करूंगी मैं, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा करके। यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं पहले तो। क्रॉस मल्टीप्लाई में देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है 1:5। 1:5 का मतलब क्या, ये 1 जो लिखा हुआ है यहाँ पर जो रेशो में डिवाइड कर रहा है उसका मल्टीप्लाई 5 में, प्लस 3, ये जो 3 दिया हुआ है आपको यहाँ 3 का मल्टीप्लाई 1 में, मतलब पहले x का मल्टीप्लाई 1 और फिर 3 में, ठीक। जो भी x एक्सेस a में दी हुई है और b में x एक्सेस दी हुई है उसमें 1 और 3 का मल्टीप्लाई करना है। डिवाइड करेंगे 1+3 से। सिमिलरली यही चीज हम y के लिए करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा 2,8.5। तो लर्नर्स ये था डी पार्ट इसका। और नाउ मूविंग टुवर्ड द ई पार्ट, रिफर फ्रॉम द फ्रंट व्यू, मतलब फ्रंट व्यू को देखना है अब आपको। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि पॉइंट है एक्स वाई जो कि इक्वल डिस्टेंस पर है क्यू एंड एस के। क्यू और एस से इक्वल डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट दिया हुआ है, ठीक। तो अगर इक्वल डिस्टेंस पर है तो देखिए मान लेते हैं कि पॉइंट है जो वो क्या है एक्स है, ठीक। एक्स इक्वल डिस्टेंस पर है तो जो डिस्टेंस होगी उनके बीच की वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो मैंने यहाँ लिख रखा है क्यू एक्स और इक्वल है एस एक्स के, ठीक। तो ये इक्वल डिस्टेंस भी होगी। उसके बाद में देखिए मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, क्यूब रूट कर रखा है इसका। क्यूब रूट कर रखा है, उसमें देखिए मैंने क्या किया है x-9। अब कोऑर्डिनेट कितने हैं क्यू के 9, तो x-9, उसके बाद में उसका होल स्क्वायर प्लस y-8। y एक्सिस में कितना दिया हुआ है, ये x है और ये y है, तो y एक्सिस में कितना दिया हुआ है 8। तो x में से 8 को माइनस कर देंगे उसका होल स्क्वायर। सिमिलरली यही चीज हमने यहाँ की हुई है।
अब देखिए उसके बाद में दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लूंगी मैं, तो ये रूट जो है वो हट जाएगा। रूट हटेगा तो यहाँ पर क्या है, ये हम जो स्क्वायर दिया हुआ है x-9 का होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे। उसके बाद में मुझे x की वैल्यू यहाँ पर आसानी से मिल जाएगी। तो x की वैल्यू जो है वो मेरी कितनी आ जाएगी यहाँ पर, ये देखिए लिख रखा है मैंने। ये सॉल्व नहीं किया मैंने लर्नर्स, वो आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया है, आपको इसे सॉल्व करके रखना है। ठीक, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 13 आ जाएगी वैल्यू। फाइन। तो ये था लर्नर ऑल अबाउट द लर्नर ये था आपका ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 17। नाउ द क्वेश्चन नंबर 18। अब 18 के बारे में बात करते हैं हम। 18 के बारे में मैंने आपको बताया था, स्केल फैक्टर बताया था और सिमिलर फिगर बताया था। स्केल फैक्टर का डायग्राम आपको यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिया हुआ है और सिमिलर फिगर मैंने आपको बता दिया था। अब हम बात करते हैं उसके ए पार्ट के बारे में। ए पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, अ मॉडल ऑफ अ बोट इज मेड ऑन अ स्केल ऑफ 1:4। मतलब एक मॉडल बना हुआ है, ये देखिए ये जो इधर बनी हुई है बोट, ये जो बोट बनी हुई है ये रियल बोट है और ये इसका मॉडल है। ठीक, तो यहाँ पर लिखा हुआ है मॉडल ऑफ अ बोट इज मेड ऑफ ऑन द स्केल ऑफ 1:4। मतलब जो मॉडल बना हुआ है वो 1:4 के रेशो पे बना हुआ है। उसके बाद में लिखा हुआ है द मॉडल इज 120 सेंटीमीटर लॉन्ग। मॉडल जो है वो 120 सेंटीमीटर लॉन्ग है और फुल साइज जो है वो विर्थ, मतलब बोट की जो विर्थ है, बोट की आपकी जो ये ब्लू कलर में बनी हुई है बोट, उसकी जो विड्थ है, ठीक, उसकी चौड़ाई जो है वो कितनी दी हुई है आपको, 60 सेंटीमीटर। तो अब हमें बस फाइंड आउट क्या करना है, स्केल मॉडल, मतलब ये जो इमेजिनेशन वाली बोट है उसकी मुझे विड्थ फाइंड आउट करनी है। तो देखिए लर्नर, यहाँ मैंने वो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया है, स्केल ऑफ मॉडल बोट इज 1:4। यहाँ मैंने हमें पता है कि स्केल मॉडल स्केल जो है वो मॉडल बोट की कितनी है, 1:4। तो विड्थ ऑफ मॉडल बोट कितनी हो जाएगी, 1/4 इंटू विड्थ ऑफ बोट। विड्थ ऑफ बोट मुझे पता है 60, तो मैं यहाँ पर 60 को डिवाइड कर दूंगी 4 से, तो मेरे पास 15 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर बी पार्ट दिया हुआ है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ एनी टू पॉलीगॉन्स। मतलब कि क्या इफेक्ट पड़ता है सिमिलर पॉलीगॉन्स पर। मतलब देखिए यहाँ पर दो पॉलीगॉन दिए हुए हैं आपको, ये दिए हुए हैं, ये पॉलीगॉन दिए हुए हैं आपको। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको रोटेशन कर रहे हैं और टर्न करके देख रहे हैं और फ्लिप करके देख रहे हैं, और ये देख रहे हैं हम कि पॉलीगॉन पर क्या असर पड़ता है, मतलब कि कैसा वो बन जाता है पॉलीगॉन। तो यहाँ देखिए यहाँ पर इसको इस तरह से कुछ लिखा गया है, सिमिलैरिटी विल बी इफेक्टेड इफ दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ अनदर वन। मतलब क्या, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, वी नो दैट द ट्राइंगल आर सिमिलर इफ दे आर फ्लिप्ड, दे आर स्केल्ड और दे आर ट्रांसलेटेड। मतलब ट्राइंगल हमेशा सिमिलर रहेगा अगर उसको हम फ्लिप करते हैं, स्केल करते हैं और ट्रांसलेटेड करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इसीलिए सिमिलैरिटी जो है वो इफेक्ट नहीं करती इफ दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर। सो फाइन, ये हो गया आपका बी पार्ट। नाउ द सी पार्ट। सी पार्ट भी लर्नर सेम यही स्केल फैक्टर के क्वेश्चन के ऊपर है। ये आपके लिए ये होमवर्क है, ये आपको खुद ही से सॉल्व करना है खुद के एंड पर। फाइन। सो लर्नर ये था आपका ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 18। ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये पार्ट भी मैं आप ही के लिए छोड़ रही हूँ, काफ़ी इजी पार्ट है ये भी आपको अपने एंड पर ही सॉल्व करना है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इसमें, सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आगे के क्वेश्चन हैं जो 2 केस स्टडी पे बेस्ड है, वो भी आपको होमवर्क एज अ होमवर्क करना है आपको वो। अगर आपको कोई भी डाउट हो उसमें तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करिए, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगी। ओके, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो और अच्छे से समझ में आए हो सारे सॉल्यूशंस। अगर इसमें आपको कोई क्वेरी है सो